क्या आपको पार्टी से फिर निकाला गया? हमें एक्सपेल किया गया, पार्टी से निकाला गया। क्या इसका मतलब कि आपकी राय नहीं चलती? मेरी बात सुनिए। नहीं, आप पर तो इल्ज़ाम है कि आप बीजेपी का हिस्सा, प्रॉक्सी है ये बीजेपी की अपनी पार्टी। ये मुझे बताए, ये जो लोग कहते हैं ये किन के एजेंट है? उनके लिए मोदी जी से जब वो मिलेंगे तो उनके लिए बिल्कुल सब ठीक है। डोमिसाइल लाया जाता है, न्यू लैंड लॉज यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। सही बात कोई जॉब प्रोटेक्शन नहीं है। सही बात। अब कैसे लोग आप पर यकीन करें? दिलावर साहब, हक बताइए, आप पावर के लिए लड़ रहे हैं। जो दुख आपको है 5 अगस्त का, वो दुख मुझे भी है। आप मानते हैं कि कश्मीर एक मसला है, एक पॉलिटिकल इशू है? देखिए, कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक है, कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद है आपका कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। नाजरीन, एक पहली मरतबा जम्मू कश्मीर में जो DDC के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, 28 नवंबर से इलेक्शंस होने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो सरगर्मियां हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो इस वक्त अरूज पे हैं। सभी जो यहाँ की चाहे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम बात करें, सभी अब अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग में लगी है। सभी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में लोगों के साथ इस वक्त मसरूफ़ हैं। बहरकैफ आज इसी हवाले से हम बात करेंगे अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक MLA रफ़ियाबाद बारामूला जनाब दिलावर मीर साहब से। दिलावर साहब, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, खुशामदीद प्रोग्राम में। सबसे पहले दिलावर साहब, आप ये बताइए कि जो DDC के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, अपनी पार्टी को आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि सिर्फ 8 से 9 महीने आपकी पार्टी को हुए हैं, और दूसरी तरफ से जो गुफ्कार एलानिस के जो लीडर्स हैं वो इस इलेक्शन को एक साथ लड़ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक BDC के इलेक्शंस का ताल्लुक है और फिर हमारी पार्टी, ये हार्डली तकरीबन अभी इनिशियल स्टेज समझ लीजिए 8 या 9 महीने की पार्टी है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, इस वक्त जो आप देख रहे हैं हमारे दफ्तर में बैठे हुए हैं, चाहे फेज़ 1 का इलेक्शन हो, फेज़ 2 का इलेक्शन, जितने भी तकरीबन 7 या 8 फेजेस हैं, और हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि न सिर्फ कश्मीर प्रोविंस में बल्कि जम्मू प्रोविंस में भी हम बहुत ही ठीक तरह से हिस्सा ले रहे हैं। हर ब्लॉक में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी, जितने भी असम्बली के सेगमेंट्स में, हर जगह हमारे कैंडिडेट्स इस वक्त तैयार बैठे हैं। कुछ लोगों ने फार्म भरे हैं और कुछ लोग फार्म भरने जा रहे हैं जी। और ये एक चूँकि 3 टायर सिस्टम के तहत जो पंचायत एक्ट है, 3 टायर सिस्टम जो हमारा है, ये एक इम्पॉर्टेंट एक इलेक्शन है उस हिसाब से, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्लानिंग होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग के सिलसिले में इनसे सलाह मशवरा लिया जाएगा। जो DDC के मेंबर्स बनेंगे ना, अब देखिए हमारे टेक बारामूला में हमारे 7 सेगमेंट, 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो वहाँ पे 14 जो DDC के मेंबर आएंगे, उनको इलेक्ट करना है इसका एक चेयरमैन। अगर मैं दिलावर साहब से कहूँगा कि आपको इस इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए लोगों के पास जाना है, अपनी पार्टी क्या कहेगी लोगों को कि हमें वोट डालिए, हमारा नारा क्या है? देखिए, आज की कोई नई बात नहीं, हमारा नारा तो क्लियर है। हम अमन चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। ये अमन आज आप चाहते हैं या इससे पहले भी चाहते थे? इससे पहले भी चाहते हैं, आज भी चाहते हैं और आइंदा भी चाहेंगे। दिलावर साहब, एक टाइम पे PDP में थे, यहाँ का मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो था आपके पास, आपने अचानक PDP को क्विट किया। कुछ लोगों का कहना है कि इनके बेटे को मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो नहीं मिला, वो भी एक रीज़न बना। देखिए साहब, मिनिस्ट्री तो हमने काफ़ी देखी है। मैं शेख महमूद अब्दुल्ला साहब, अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, उनके साथ भी मैंने काम किया एज मिनिस्टर। वो कोई रीज़न नहीं था। तो रीज़न क्या था? रीज़न था वहाँ पे हम PDP में आए थे। PDP, इसमें कोई शक की बात नहीं, मैं जनरल सेक्रेटरी रहा PDP का काफ़ी देर तक। लेकिन जो मामलात बाद में मुफ्ती सईद की डेथ के बाद, उनकी वफ़ात के बाद जो मामलात पार्टी में सामने आए, जिस तरह से इस वक्त मुझे नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए एक दूसरे की, वो अच्छा नहीं लगता है, जिस तरह से पार्टी सिस्टम को उन्होंने चलाया, उससे मैं मुतमईन नहीं रहा। दिलावर साहब तो कहते हैं एक रीज़न है कि मैंने पार्टी वैसे नहीं छोड़ी। जिस वक्त हम गवर्नर से मिले, क्या आपको पार्टी से फिर निकाला गया? बात सुनिए, बात पूरी सुनिए। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। हम जिस वक्त गए, एक डिपुटेशन गया, उसमें हमारे बाज़ाब्ता जो
फॉर्मर लेजिस्लेटर से। अल्ताफ़ साहब वहाँ पे थे, मीर साहब थे, मैं था, कमर साहब थे रजौरी के, ये करना के एमएलए थे, और भी कुछ लोग थे। हम एक ग्रुप की सूरत में लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस सिलसिले में मिलने के लिए गए कि कश्मीर में जो हालात इस वक्त है, जो यहाँ के नौजवान हमारे मुख्तलिफ जेलों में बंद पड़े थे, चाहे अम्बेडकर नगर में थे, लखनऊ में थे, या आगरा में थे, या और बाकी जगहों पे थे, उनके पेरेंट्स, उनकी बीवियाँ, उनकी बहनें वगैरह हमारे पास आती रही जम्मू में। एक खुली किताब है। तो वो उन्होंने हमसे कई बार रिक्वेस्ट की कि साहब किसी तरह से हमारे इन बच्चों को छुड़ाए। हमने कहा हमारे हाथ में कुछ है नहीं, क्या करें, और यहाँ कश्मीर के हालात उसको मालूम है अब क्या थे। हमने एक सोच बनाई कि नहीं साहब हमें जाना चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना है, हम एक मेमोरेंडम देंगे उनको, और वो मेमोरेंडम में सारी बातें लिखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है कश्मीर में, ये सिलसिला बंद किया जाए। अभी हम शायद बाहर भी नहीं आए थे तो शाम को एक्सपल्शन आर्डर, हमें एक्सपेल किया गया, पार्टी से निकाला गया। इस पादाश में कि साहब आप लोगों के जो मुश्किलात हैं, जो लोग मुसीबत में पड़े हुए, उनकी आप वकालत क्यों कर रहे हैं। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से कुछ मांगने गिरने गए थे अपने लिए, हम लोगों के मसले लेके गए थे उनके पास, और उस पादाश में न सिर्फ मुझे भी बल्कि बाकी लोग। दिलावर साहब का कहना है कि हमें पार्टी से निकाला गया उस टाइम। इस वक्त आप अपनी पार्टी में, आपने आगाज में कहा कि अपनी पार्टी चाहती है अमन, अपनी पार्टी कश्मीर में खून खराबा नहीं देखना चाहती, लेकिन जब हम ग्रास रूट पे हम देखेंगे, ग्रास रूट लेवल पे, तो अपनी पार्टी में जो लोग इस वक्त है वही उसी हिस्सा है, उसी पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा इससे पहले जिन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इनकी वजह से खून खराबा हुआ। अब देखिए, जिस वक्त कोई भी पार्टी हो, पार्टी का जो हेड होता है अल्टीमेट डिसीजन उसका होता है। मिसाल के तौर पे मैं पीडीपी में था, अब मुफ्ती साहब जो थे चीफ मिनिस्टर थे, अल्टीमेट डिसीजन वो लेने वाले थे। क्या इसका मतलब कि आपकी राय नहीं चलती थी? मेरी बात सुनिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अल्टीमेट पावर जो होता है, अल्टीमेट डिसीजन होता है, वो ठीक है, जनरल कंसेंसस एक बन जाता है, राय ली जाती है। अब ये लीडर पे डिपेंड करता है, लीडर किस टाइप का है। लीडर किसी वक्त अपने कुलीग्स की बात सुनता है, किसी वक्त नहीं सुनता है, और पॉलिसी डिसीजन जो होता है, पॉलिसी डिसीजन जनरली लीडर लेता है खुद। तो इस वक्त अल्ताफ बुखारी साहब आपकी बात सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं। यानी इनर डेमोक्रेसी जो है पार्टी में बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे इनर डेमोक्रेसी पार्टी में हो, वो पार्टी चल नहीं सकती। क्या कल को अगर अल्ताफ बुखारी दिलावर साहब की कोई बात नहीं सुनेंगे, उस वक्त अगर जेन्युइन बात नहीं सुनेंगे तो मैं उसके खिलाफ भी बात करूँगा, ऐसी क्या बात है। अभी तक 8 महीने में ऐसा क्या किया अपनी पार्टी ने जिससे ये लोगों के पास जाएंगे कि हम आपके लोगों को मरहम लगाने के लिए? बहुत कुछ किया। जहाँ तक अपनी पार्टी का ताल्लुक है, हमने बहुत कुछ किया। उसमें मैं क्रेडिट देता हूँ अल्ताफ बुखारी साहब को, जो फोर फ्रंट पे रहे। ये जो मामलात यहाँ पे हुए, मिसाल के तौर पे ये जो डेटे न्यूज़ आपके थे, डेटे न्यूज़ को रिलीज़ कराने में उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया। एक अहम, आप किसी से भी पूछते, जितने भी डेटे न्यूज़ आपके हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो, उनसे पूछ लीजिए कि उस सिलसिले में अल्ताफ बुखारी ने एक अहम रोल अदा किया। नहीं, आप पर तो इल्ज़ाम है कि आप बीजेपी का हिस्सा, प्रॉक्सी है ये बीजेपी की अपनी पार्टी। अब मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। यहाँ शाह फैसल साहब भी आए ना, आई गॉट ग्रेट रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट फॉर दैट जेंटलमैन। IAS टॉपर था। जिस वक्त पॉलिटिक्स में आया उस पर भी टेग लगा। जो ये जो मखसूस 1 या 2 पॉलिटिकल पार्टीज है जो इनके खिलाफ बात करेगा या कुछ कहने की जरूरत करेगा, उसको ये कहते हैं ये हिंदुस्तान का एजेंट है। ये मुझे बताएं, ये जो लोग कहते हैं ये किन के एजेंट है? अगर कोई भी मसला कश्मीर का है, वो चाहे डेवलपमेंट का मसला हो या कोई सियासी मसला हो, आप किससे डिस्कस करेंगे? आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही डिस्कस करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त बीजेपी के हाथ में। अगर यहाँ पे कोई परेशानी है, किसके पास आप जाएंगे मुझे बताएं? बिल्कुल, जो इस वक्त रूलिंग पार्टी उन्हीं के पास जाएंगे।
क्या ये सही नहीं? फारूक साहब हमारे, आई गॉट ग्रेट रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम, बड़े कदावर लीडर है, कोई शक की बात। क्या वो मोदी जी से नहीं मिल रहे? क्या वो मोदी जी से उमर साहब और हसनैन मसूदी साहब के साथ मोदी जी से नहीं मिले? उनके लिए मोदी जी से जब वो मिलेंगे तो उनके लिए बिल्कुल सब ठीक है। अगर दिलावर मीर मिलेगा या ये बाउल साहब मिलेंगे तो हम बीजेपी के आदमी बन गए। दिलावर साहब, जब 5 अगस्त को जो बड़ा फैसला लिया मरकज़ी सरकार ने, उसके बाद अचानक यहाँ पे अपनी पार्टी का वजूद में आना, ये एक लोगों को तजब्जुब में डालने की बात है, शक में डालने की बात है कि क्या इन लोगों ने ऐसे टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी का इंतखाब किया, पॉलिटिकल पार्टी को वजूद में लाया जब यहाँ की आवाम, जब यहाँ की सियासी जमातें, जब यहाँ के सिविल सोसाइटीज़ के जो लोग हैं वो मुसीबत में थे, तो उस वक्त इन्होंने अपनी पार्टी यहाँ पे खड़ा की। देखिए, अपनी पार्टी कोई उसमें खुदगर्जी नहीं थी। आप खुद जानते हैं यार, आप मीडिया से बिलोंग करते हैं, जितने भी पॉलिटिकल, मैं खुद भी अंडर हाउस अरेस्ट रहा, बाकी लोग भी हाउस अरेस्ट, सारे पॉलिटिकल लीडर जितने भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन हैं, ऑलमोस्ट ऑल, चाहे पीडीपी के हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, पीसी के हो, सारे जेलों में बंद बिल्कुल, सभी डिटेन थे, लोग परेशान हाल थे। बिल्कुल। इस पर काफ़ी हमने चर्चा की, इस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ कि साहब क्या करना चाहिए। हमने कहा कि साहब कुछ न कुछ करना चाहिए। हम कुछ लोग, कुछ 5-7 लोग हम थे, हमने ये फैसला किया कि साहब जब तक कोई यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई फ्रंट, कोई ऐसी चीज़ न बने जो यहाँ की बात, यहाँ की जो मुसीबत है, जिन मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, जिन मुश्किलात से आम आदमी गुजर रहा है, जब तक कोई फ्रंट या पार्टी ना हो और उनकी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने न रखे, तब तक इन मामलात का हल नहीं हो सकता है। दिलावर साहब, आपकी पार्टी के जो सरबराह है अल्ताफ़ बुखारी साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलते हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे देते हैं और लोगों को इंश्योर करते हैं कि लैंड प्रोटेक्शन, जॉब प्रोटेक्शन और दीगर चीज़ें कि हमें, उन्होंने लोगों को इंश्योर किया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल आया जाता है, न्यू लैंड लॉज यहाँ पे इंप्लीमेंट होते हैं। सही बात, कोई जॉब प्रोटेक्शन नहीं है। सही बात। अब कैसे लोग आप पर यकीन करेंगे? मेरी बात सुने। देखिए, जिस वक्त हमने मार्च में पार्टी को यहाँ लॉन्च किया, इन द मंथ ऑफ मार्च, और फिर हमने ये डिसीजन लिया कि साहब मामला जो यहाँ लोकल लेवल पे हल नहीं हो सकते, ये ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे हल नहीं हो सकते, इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। देन वी डिसाइडेड कि साहब ये सारे मामला जो हैं, ये सारे मामला हम प्राइम मिनिस्टर की नोटिस में लाए और एक हमने रिक्वेस्ट उनसे की, हम मिलना चाहते हैं। हमने होम मिनिस्टर से दरख्वास्त की कि हम इतने लोग हैं, हम मिलना चाहते हैं आपसे। और जिस वक्त हम प्राइम मिनिस्टर से मिले, प्राइम मिनिस्टर वॉज वेरी क्लियर। ये तो आप 3 चीज़ों की आपने बात की, इन 3 चीज़ों को बहुत ही यानी शिद्दत के साथ हमने वहाँ पे पेश किया कि साहब प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, प्रोटेक्शन ऑफ सर्विसेज एंड रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। एंड ये बंद कमरे में नहीं करूँ आपसे, क्योंकि आप तो ये नशर, तो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, लोग तो देख रहे हैं ना। ये प्राइम मिनिस्टर का की तरफ से हमें एश्योरेंस दी गई कि साहब स्टेटहुड आपको वापस मिलेगा, प्रोटेक्शन ऑफ सर्विसेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ लैंड। क्या आपको लगता है इन 3 चीज़ों में से कोई इंप्लीमेंट हुई? बिल्कुल हुआ। आपको याद होगा, यहाँ हमारे जे.एंड.के हाई कोर्ट ने कुछ पोस्ट फिलअप करने थे, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला, एप्लीकेशन इनवाइट की ऑल इंडिया लेवल पे, और जिस वक्त हमने ये उनकी नोटिस में लाए, इमीडिएटली दैट नोटिफिकेशन वाज विथड्रॉन, और फिर एक ऑर्डर हुआ कि साहब इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओनली। वो अचीवमेंट नहीं है क्या? इज दैट नॉट एन अचीवमेंट? इट्स एन अचीवमेंट। और डोमिसाइल की बात आप कर रहे हैं, डोमिसाइल का जो मसला है, हमारे प्रेसिडेंट अल्ताफ़ बुखारी साहब ने ये डिस्कस किया, और वहाँ पे भी डोमिसाइल में भी काफ़ी उन्होंने फिर वो तरमीम लाई। अब देखिए, जब तक किसी वक्त कोई गलत, यहाँ पे हम लोग भी हैं और लोग भी हैं और लोग भी हैं,
वहाँ ये कहा जाता है कि साहब किसी न किसी तरीके से उन तक बात पहुँच जाती है, और जब हम जाते हैं तो वी हैव बीन गिवन दिस एश्योरेंस कि साहब दीज 3 थिंग्स विल बी रेस्क्यूड। दिलावर साहब, हक बताइए, आप पावर के लिए लड़ रहे हैं या लोगों को एतमाद में लाने के लिए लड़ रहे हैं, या कश्मीर के लोगों के आवाम के साथ जो धोखा हुआ है, जो लोगों को ज़ख्म पहुंचा है, उसको मरहम लगाने के लिए आप कोई जद्दोजहद कर रहे हैं? देखिए, हम मरहम की एक बात है, मरहम वाले यहाँ बहुत सारे और भी पार्टी हैं जो ये मरहम लगाना चाहते हैं। पावर हमने बहुत देखा। आई वाज 26 ईयर ओल्ड जब मैं मिनिस्टर बना, तो पावर तो देखा काफ़ी। अब पावर मिले न मिले वो दूसरी बात है, लेकिन खुदा वाहिद शायद हम सिर्फ लोगों की खिदमत के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की बहबूदी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की खुशहाली के लिए सामने आए। आखिर पर हमें बताइए, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है रफ़ियाबाद बारामूला, तो अगर बारामूला की हम डिस्ट्रिक्ट पूरे की बात करें, वहाँ पे 7 सेगमेंट्स है। डीडीसी इलेक्शन में आप अपने सेगमेंट की बात करें, कहाँ देखते हैं आप अपने आप को वहाँ पर? क्या ऐसा किया है दिलावर साहब ने कि लोग आपको एतमाद में लाएंगे, लोग आपको भरोसा दिलाएंगे? इफ यू गो, जो मेरी परफॉर्मेंस रही है एज मिनिस्टर या एज MLA, आई एम प्राउड ऑफ दैट। यू कैन गो टू माई कॉन्स्टिट्यूंसी और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी वालों, दैट्स व्हाई दे हैव रिटर्न्ड मी 5 times. That's why my son, who was 26, Yavar, he got elected. तो 6 बार मैंने इलेक्शन जीता है उस हिसाब से रफ़ियाबाद से। तो लेकिन 5 अगस्त के बाद के तो माहौल बदल चुका है। आप समझते हैं कि माहौल आपके लिए वैसा ही लोग आपको सपोर्ट करेंगे जो इससे पहले था? माहौल देखिए, 5 अगस्त मैंने नहीं किया ना। जो दुख आपको है 5 अगस्त का, वो दुख मुझे भी है। इस बात का दुख मुझे भी है। लेकिन जो ये बहुत बातें कर रहे हैं कि 370 35 की बात कर रहे हैं, देखिए 2 ही सूरतें हैं, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। 2 ही सूरतें हैं 370 वापस लाने में। एक तो जनरल कंसेंसस होना चाहिए नेशनल लेवल पे, अगर होगा, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेफ्टिस्ट हो, अकाली हो, कोई भी हो, अगर जनरल कंसेंसस होगा कि साहब कश्मीर के लोगों की ज़्यादती हुई है, लेट अस रेस्टोर इट बैक, एक सूरत वो है। दूसरी सूरत है, दिस केस इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट आपके हक में, हमारे हक में फैसला देगा, कश्मीर के लोगों के हक में फैसला दो, वो दूसरी सूरत है, और कोई तीसरी सूरत नहीं है। बाकी जज्बाती नारों से हमने काफ़ी खून बह चुका है। मेरे ख्याल में ये जो हमारा दरियाई जालिम है ना, ये खून से भरा पड़ा है। इतना खून बह चुका है कश्मीर में। अब जज्बाती नारों को तर्क करके हमें यहाँ के खासकर युवा को, नौजवानों को, हमने एक सही दशा देनी है, सही रास्ता बताना है। दिलावर साहब ने यहाँ पे चलते चलते बात की यूथ की। आखिर पर हमें बताइए, यूथ को कैसे आप अप्रोच करेंगे? उस यूथ को, उन लोगों को, नौजवानों को जो पढ़े लिखे हैं, स्कॉलर्स हैं, लेकिन बंदूक उठा रहे हैं, अपनी एजुकेशन को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। देखिए, जिस कोई भी मुल्क, कश्मीर की बात नहीं करो, जहाँ भी, किसी भी कंट्री में, किसी भी बाहर हो या विद इन इंडिया, अमन हो, एम्प्लॉयमेंट भी हो सकते हैं, नौकरियाँ भी मिल सकते हैं, डेवलपमेंट भी हो सकती है, कारखाने भी लग सकते हैं, सब कुछ लग सकता है। अगर ये नहीं होगा, आप मानते हैं कि कश्मीर एक मसला है, एक पॉलिटिकल इशू है? देखिए, कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कश्मीर के सिलसिले में काफ़ी एक सियासी मसला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बिल्कुल मानते हैं आप। हाँ, कश्मीर का एक सियासी मसला चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन हमें भी देखना है कि भाई इस वक्त जो हालात हैं, उन हालात के साथ हमें चलना चाहिए या नहीं चाहिए जी, वो बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अपनी पार्टी के सीनियर लीडर दिलावर मीर साहब। अगले प्रोग्राम में फिर एक सियासी शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।